आज की प्रिपरेशन क्लासेस में हम लोग सीखेंगे पाइथन रिवीजन टू पार्ट 1 के कुछ एरर फाइंडिंग और आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं और उनको बताया गया है कि इनको सॉल्व आप करिए। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने MCQs में भी बताया था हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। फिर भी मैं यहाँ पे एक बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में 15.0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पैरेंथेसिस में 8 प्लस 3.0। अब पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस होता है वो हाईएस्ट होता है, और मैंने आपको बताया भी है कि भाई प्रेसिडेंस टेबल आप याद कर लो अच्छे से, कई बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे, सो इट विल बिकम 11.0। अब इसके बाद बचता है हमारे पास 15.0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 11.0। तो इसमें डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से अधिक है। तो सबसे पहले डिवाइड ऑपरेशन विल टेक प्लेस व्हेन 4 विल डिवाइड 15.0, देन आंसर विल बी 3.75। देन 3.75 will be added with 11.0. It will be 14.75। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डिवाइड ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है, दैट इज क्वोशिएंट जो हमको मिलता है, वो हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है, इरिस्पेक्टिव चाहे इसके दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर क्यों ना हो। फिलहाल यहाँ पर एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फिर ऑटोमेटिकली रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। किंतु यदि दोनों इंटीजर होते ना, उसके बाद भी आंसर इसका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही आता डिवाइड ऑपरेशन का। ठीक है, तो बाकी सब तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 है इसका, इसमें 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 विल टेक प्लेस फर्स्ट 1200, और इसमें 20 जुड़ जाएगा 1220। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जितने भी आउटपुट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे मेरे साथ, तो एरर फाइंडिंग आपको अपने आप ही आता चला जाएगा। फिर भी बोर्ड के एग्जाम्स में जो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 2 लैंग्वेजेस में होते हैं। पहला तो ये ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एरर्स इफ एनी फ्रॉम द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स, एक ये होता है। और दूसरी भी एक लैंग्वेज होती है जो कि मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। अगर ये लिखा हुआ है ना, फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, तो आपको इसको करना कैसे है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। अब ये क्वेश्चन आप सबसे पहले अपनी आंसर शीट में ठीक वैसे ही उतार लेंगे जैसा कि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। मींस एरर वाला कोड एरर के साथ आप एज इट इज आप कॉपी में अपने लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर असाइनमेंट ऑपरेटर 90 में कोई एरर नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे एरर है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी इन पैरेंथेसिस, क्योंकि प्रिंट जो है वो फंक्शन है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी एरर वाली लाइन है उनके आगे आप नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। उसके बाद नीचे आकर आप नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। या तो आप करेक्शन लिख दें लाइक दिस कि प्रिंट फंक्शन शुड बी रिटन लाइक दिस, करेक्शन लिख दें। और अगर आप कुछ वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं तो वो भी लिख दें, जैसे प्रिंट फंक्शन इज इनकरेक्ट, करेक्ट सिंटेक्स इज। इसको अपने बेस्ट तरीके से लिख दें। इस प्रकार से इन एरर वाले क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है टू गेट द 100% मार्क्स। ठीक, अब इसके पार्ट 2 में ए को 30 असाइन की गई है, बी को a प्लस बी की वैल्यू असाइन की गई है, कहीं कोई गलती नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट में एंड ऑपरेटर गलत तरीके से लिखा हुआ है, बिकॉज एंड ऑपरेटर लोअर केस में लिखा होता है, ए एंड डी, ए शुड बी इन लोअर केस, तो यहाँ पे ये गलत है। थर्ड में आते हैं, 289 की वैल्यू ए बी सी को दी गई। राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। CBA को ABC की वैल्यू दी गई, ये भी परफेक्टली करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट में दिक्कत आ जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे कॉमा सेपरेटर होना चाहिए जो कि सेमीकोलन है, सो हेंस इट इज रॉन्ग, सेमीकोलन इज रॉन्ग। फोर्थ में आते हैं, द वैल्यू 24 इज असाइन टू x, x इज असाइन टू 4। देखो भाई ये सिंटेक्स गलत है। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के, और राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है, एक्सप्रेशन होता है, फंक्शन कॉल होता है, तो ये सिंटेक्स गलत है। फिफ्थ, प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा मिसिंग है, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर मिसिंग है। एल्स असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो एल्स एक कीवर्ड है और इसको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर्स थी। चलते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चंस पे। द वैल्यू 10 इज असाइन टू x, अब x की वैल्यू 10 हो गई। फिर यहाँ पे 10 प्लस 10 विच इज 20, x की वैल्यू होगी 20, और फिर 20 माइनस 5 15, न्यू वैल्यू ऑफ x इज 15।
अब यहाँ पे नई वैल्यू x की क्या है 15 है, प्रिंट करेगा 15। अब यहाँ पे 15 माइनस 2 हो जाएगी x की वैल्यू विच इज 13 और 22 हो जाएगा y की वैल्यू। तो 13 22 ये हमारा प्रिंट होके आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। फर्स्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन की गई 2, सेकंड नाम के वेरिएबल को असाइन की गई है 3, थर्ड नाम के वेरिएबल को फर्स्ट और सेकंड का सम है विच इज 5। अब यहां पे आपको धीरे धीरे करके वैल्यूज का ट्रेस रखना पड़ेगा आउटपुट के क्वेश्चन में, जो कि मैं ओरली कर रहा हूं। अगर आप ओरली नहीं कर सकते तो आप लिख लिख के वैल्यूज को ट्रेस रखिए कि भाई फर्स्ट की वैल्यू 2 है, सेकंड की वैल्यू 3 है, थर्ड की वैल्यू विच इज 5। तो प्रिंट हुआ 2 3 5। अब 2 प्लस 3 प्लस 5 10। अब फर्स्ट की वैल्यू हो गई है, सेकंड प्लस फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू क्या है 3, फर्स्ट की वैल्यू अब हो गई है 10 13, थर्ड की वैल्यू हो गई 13। सो फर्स्ट की वैल्यू 10, थर्ड की वैल्यू 13 और सेकंड की वैल्यू तो एज इट इज रखी हुई है 3। पार्ट 3, साइड गिवन है 7। तो साइड की वैल्यू यहाँ पे इनपुट की गई है 7, इंटीजर में कन्वर्ट होके साइड नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू चली गई है 7। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, एरिया की वैल्यू हो गई 49। प्रिंट 7 49। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है, ए की वैल्यू 3 है, असाइन की गई है, ये परफेक्टली सही है, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट को अननेसेसरली इंडेंट किया गया है जो कि गलत है। एक ही लेवल पे आएंगे ये, क्योंकि यहां पर कोई ब्लॉक नहीं बन सकता। सो इंडेंटेशन इज रॉन्ग। ये ना इफ स्टेटमेंट है ना फॉल स्टेटमेंट है, जितने भी अभी हम लोग ने ब्लॉक सीखे हैं, इफ वाइल फॉर नहीं है, तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं बना सकते। मीन्स आप स्टेटमेंट को अंदर इंडेंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो इंडेंटेशन है ना विच इज दैट इज रॉन्ग। सेकंड पार्ट में आते हैं, नेम ये जो स्ट्रिंग है ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डबल कोट्स में है। एज की वैल्यू 26 है, योर नेम एंड एज आर। अब नेम एक स्ट्रिंग है, एज एक इंटीजर है। ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, इनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग्स को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स में मल्टीप्लाई काम करता है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना तो ये काम कर जाता है, स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई ऑपरेटर काम करता है। सो ये प्रेजित जो लिखा हुआ है ये 26 टाइम्स प्रिंट होता, लेकिन फिलहाल स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, स्ट्रिंग्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड होते हैं ये हम लोग स्ट्रिंग वाले चैप्टर में देखेंगे डिटेल में। पार्ट 3 में आते हैं। ए की वैल्यू 3 है, सही है। एस की वैल्यू ये भी सही है, इंटीजर प्लस इंटीजर, एस की वैल्यू 21 हो जाती है। ए की वैल्यू अब हम लोग 3 से बदल के एक स्ट्रिंग देते हैं न्यू, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे जो टाइपिंग का मतलब होता है वो डेटा टाइप से होता है। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी वर्ड टाइप लिखा रहे तो उसका मतलब हमेशा डेटा टाइप से होता है, ठीक। तो डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है ना कि आप वेरिएबल को मीन्स किसी आइडेंटिफायर को, किसी वेरिएबल को जब आप वैल्यू देते हो तो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली उसका जो डेटा टाइप है वो सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ए को एक इंटीजर वैल्यू दी गई तो ए ऑटोमेटिकली इंटीजर डेटा टाइप का हो गया, उसने एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर लिया। लेकिन जब हमने ए को स्ट्रिंग दिया तो अब उसका नेचर चेंज हो गया, अब वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया और एक स्ट्रिंग को होल्ड करने लगा। सेकंड लाइन की जगह यहाँ पे सेमीकोलन है। पाइथन में अगर आपको दो स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखने हैं तो ऑल्दो ये सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ रीडेबिलिटी होती है, थोड़ा सा समझने में या पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी यदि आपको दो स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखने होंगे तो आप सेमीकोलन से दोनों स्टेटमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। वैसे क्यू असाइनमेंट ऑपरेटर a डिवाइडेड बाई 10 को नीचे आना चाहिए था, अगली लाइन में परफेक्टली होता वैलिड, लेकिन यदि एक ही लाइन में लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेमीकोलन से वो सेपरेट है, ये सही है। अब फिर वही हुआ, स्ट्रिंग को डिवाइड करें 10 से, डिवाइड ऑपरेशन स्ट्रिंग्स पे काम नहीं करता है। मीन्स आप स्ट्रिंग को किसी इंटीजर से, किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से, किसी डिफरेंट डेटा टाइप से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। 40 है x की वैल्यू, 41 है y की वैल्यू। थर्ड लाइन में x को दो वैल्यू देने की कोशिश की गई है, एक 20 और दूसरा 41 प्लस 40।
विच इज 81। दो वैल्यूज यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे क्या होगा, पाइथन आपको कोई एरर नहीं प्रोवाइड करेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भी वेरिएबल में यदि आप एक से अधिक वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो एक टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x अब एक टपल बन गया है जिसकी वैल्यू है 20 भी है और 81 भी है। तो यहां पे एक टपल प्रिंट होगा और यहां पे y की वैल्यू प्रिंट होगी। कैसे होगी ये मैं आपको दिखाता हूं। अब ये इस प्रकार से प्रिंट होगा, x ऑटोमेटिकली टपल में कन्वर्ट हो गया है और y जो कि x की वैल्यू +1 हुआ करता था विच इज 41, ये हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बी में। पार्ट बी में 20 वैल्यू दी गई x को, 60 वैल्यू दी गई है y को। ठीक, ये असाइन हो गया। x की वैल्यू विच इज 20 ये y में चली गई। अब y की वैल्यू हो गई है 20। सेकंड स्टेटमेंट, अब y की जो वैल्यू है जो कि x की वैल्यू 20 हो गई थी यहां पर, वो अभी इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो y की वैल्यू या x की वैल्यू वही चलेगी जो प्रीवियस स्टेटमेंट में उनकी वैल्यू हुआ करती थी। तो y की वैल्यू 60 हुआ करती थी, -10 50 हो गई और x की वैल्यू 50 हो गई है। और y की वैल्यू x की वैल्यू 20 + 18 38। अब नई वैल्यू y की 38 है और नई वैल्यू x की क्या है 50। प्रिंट होगा 50 38। सी में आते हैं। 12 a की वैल्यू है, 13 b की वैल्यू है। अब c की वैल्यू 24 हो जाती है और b की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2, b की वैल्यू 6 हो जाती है। अब a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 6 हो गई और c की वैल्यू 24 हो गई। d में आते हैं। यहां पर भी a और b को 12 और 13 मिल गई। प्रिंट a + b। यहां पे हमको पहली जो वैल्यू मिलेगी, पहला आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 25 का, ये प्रिंट देगा। प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू हमको आउटपुट के रूप में मिलती है 25। अब इस प्रिंट ने तो 25 दे दिया, लेकिन बाहर का प्रिंट स्टेटमेंट क्या देगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो जब किसी फंक्शन के पास रिटर्न करने के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है और उसका नेचर होता है कि वो वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसे में नन वैल्यू ही रिटर्न होती है, नन कीवर्ड। तो पहला आउटपुट तो हमको मिलेगा 25 और दूसरा आउटपुट हमको मिलेगा नन। अब फंक्शंस और उनका रिटर्न टाइप पाइथन रिवीजन 2 में मैं जरूर इसको कवर करूंगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा कि ये रिटर्न क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पासिंग क्या होती है, रिटर्निंग क्या होती है। इसका मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, या तो मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा या फिर इसी में मैं आपको कहीं पर जरूर सिखाऊंगा आने वाले समय में कि ये फंक्शंस कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। ये आवश्यक इसलिए होगा ना क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एग्जाम में, वो सब आपको फंक्शन के रूप में ही लिखने हैं। हमेशा शुरुआत होगी क्वेश्चन की, राइट अ फंक्शन टू डू दिस दिस एंड दिस। तो भाई फंक्शन का नॉलेज, राइटिंग नॉलेज, बेसिक नॉलेज फंक्शन का आपको होना आवश्यक है और मैं ये अवश्य आपको आने वाले समय में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 7 पे आते हैं। और फिर से यहाँ पे आउटपुट वाला क्वेश्चन हमको मिलता है। ए, बी और सी की वैल्यू 10, 20 और 30 है रिस्पेक्टिवली। पी की और आर की वैल्यू यहां से मिलेगी, इन 3 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से मिलेगी। तो पी की वैल्यू क्या हो गई 30, सी की वैल्यू 30, 30 - 5, पी की वैल्यू हो गई 25। ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 10 हुआ करती थी, 13 हो गई क्यू की वैल्यू। और आर की वैल्यू क्या हो गई, बी -4, 20 - 4 16। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज 10, 20, 30, थोड़े थोड़े गैप में होगी। तो आउटपुट के क्वेश्चंस के समय जब आप इसका सोल्यूशन, इसका आंसर लिखिए तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसा आउटपुट आपको मिलने जा रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना होगा, कुछ भी कहीं पर नहीं लिख सकते। ठीक है, 100% फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे, डोंट एक्सपेक्ट दैट। अब इसका आउटपुट कैसे लिखना होगा ये मैं आपको बताता हूं।
अब एक आउटपुट मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि आउटपुट कैसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट, भाई जब प्रिंट स्टेटमेंट आएगा तभी आउटपुट आएगा। ओके, तो पहला है ये स्ट्रिंग ए बी सी और इसके बाद कोलन, इसको आप लिखेंगे आउटपुट, क्वेश्चन नंबर डालेंगे अच्छे से, आउटपुट लिखेंगे ए बी सी कोलन और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू आप लिखेंगे और बिल्कुल सटाएंगे नहीं, स्पेस देंगे क्योंकि पाइथन में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाता है। ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपकता नहीं है आउटपुट। इसके बाद ध्यान देंगे कि यहाँ पे एंड स्टेटमेंट है और एंड स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि अगला प्रिंट स्टेटमेंट भी इसी लाइन पर आने वाला है। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट हम लिखेंगे पी क्यू आर कोलन और फिर पी क्यू आर की वैल्यू, पी की वैल्यू हमारी क्या थी 30-5 25, क्यू की वैल्यू क्या थी a+3, ए की वैल्यू थी 10 तो ये था 13 और आर की वैल्यू 20-4 16 थी। ये लिखेंगे, इस प्रकार से आप आउटपुट लिखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मुझसे भी मिस हो गई है, क्या आप गैस कर सकते हो क्या है? वो ये है कि ए बी सी और पी क्यू आर के बीच में कॉमा लगा है, इसलिए यहाँ पर हमको कॉमा देना होगा ऐसे। अब ये आंसर एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में है, कोशिश करेंगे जैसा कि आउटपुट आपको मिलता है बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आपको लिखना होगा टू एश्योर कि आपको 100% नंबर मिल रहे हैं। नंबर को काटने का कोई स्कोप आप अपने इवेल्युएटर को बिल्कुल ना देंगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे एरर फाइंड करने बोला गया है। ए में मुझे तो नहीं लग रहा है कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बी में असाइन की गई है 5 की वैल्यू y को और फिर y की वैल्यू x को। देखो भाई पाइथन में एक ही लाइन में असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों को हमको एक ही वैल्यू देनी है, तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली राइट है, यहां तक तो ये सही है। किंतु प्रिंट फंक्शन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं और चूंकि यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू असाइन की गई है विच इज रॉन्ग। सी में आते हैं, ए इनपुट वैल्यू। अब भाई यहां पे वैल्यू इनपुट तो होगी लेकिन वो स्ट्रिंग के रूप में होगी। स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि अब उसमें कई सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकते। एक तो यहां पे इंडेंटेशन है, मान लेते हैं कि इंडेंटेशन नहीं है, यहां पर स्लाइड में बनाते समय इंडेंटेशन आ गया, कोई बात नहीं, तो इंडेंटेशन भी एक एरर है और यहां पे एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर से डिवाइड करने की कोशिश की गई है विच इज रॉन्ग। ठीक है ना, बाकी सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीजर इनपुट एंटर योर क्लास। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब भाई क्लास एंटर करने के लिए इनपुट आएगा, मैसेज आएगा, तो हम ये एंटर कर रहे हैं x और 1 विच इज स्ट्रिंग, और फिर इस स्ट्रिंग को इंटीजर नाम का ये फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि हो नहीं पाएगा, तो यहां पे मिलेगा हमको एरर। गॉट इट? तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, ये हमको एक एरर मिलेगा। आप लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग विच इज ट्राइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, इट इज रॉन्ग, इट इज एन एरर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 3 लाइन का एक कोड है और नीचे कुछ लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये चाह रहा था कि हाई के साथ नेम जो भी हम एंटर करें वो आए, कॉमा आए, हाउ यू आर डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, ये प्रिंट होके आए। लेकिन जब आउटपुट आ रहा है तो ये आ रहा हाई नेम तो आ रहा है और बाकी चीजें नहीं आ रही हैं, या जो भी है गलत तरीके से आ रहा, हाउ यू आर डूइंग अगली लाइन में आ रहा है। सो क्या प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। तो भाई यहाँ पे जब नेम इनपुट किया गया ये बिल्कुल सही है, हाई और नेम और कॉमा, तो हाई नेम और कॉमा ये तो प्रिंट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाउ आर यू डूइंग अगली लाइन में आएगा, क्योंकि 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, 2 प्रिंट स्टेटमेंट अलग अलग है, तो दोनों अपने अलग अलग लाइन में देंगे। ये चाहते हैं भाई कि एक लाइन में आए, तो यहाँ पे एंड इज इक्वल टू और सिंगल क्योट्स या डबल क्योट्स हमको यहाँ पे लगाने होंगे, एंड स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, तो फिर ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट हमको एक ही लाइन में मिलेंगे जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। ओके, सो आते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। C is equal to input, enter your class,
ये लाइन में कोई एरर नहीं है, बस ये होगा कि जो भी इनपुट आएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिंट लास्ट ईयर यू वेर इन द क्लास, यहाँ पे एरर है क्योंकि C-1 ये होगा पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा और यहाँ पर कॉमा होगा। जहाँ पे पैरेंथेसिस है वहाँ पे कॉमा और लास्ट में पैरेंथेसिस होगा। एक और यहाँ पे एरर निकल के आती है, वो ये है कि C अब एक स्ट्रिंग है, सो 1 इसमें से डिडक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो एरर आ रही हैं, एक कॉमा और पैरेंथेसिस की और दूसरा ये C-1 की। या तो फिर यहाँ पे इंटीजर हमको लिखना होगा, इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी रिटर्न बाय पाइथन एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ये टाइप फंक्शन है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है और ये किसी भी कांस्टेंट का डेटा टाइप शो करता है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर मींस पैरेंथेसिस के अंदर, ये किस डेटा टाइप का है। ए में आते हैं, ये है 0, सो 0 का डेटा टाइप आएगा इंटीजर, int 0 वंस अगेन इंटीजर। द स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। यहाँ पे चूंकि एक सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। वंस अगेन टाइप विल बी इंटीजर। यहाँ पे आएगा टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे आएगा टाइप फ्लोट, यहाँ पे आएगा इंटीजर क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो गया इंटीजर फंक्शन से। ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट आएगा और i में 3 डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने पहले भी बताया कि डिवाइड ऑपरेटर जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही अपने रिजल्ट को देता है, इसलिए इसका भी डेटा टाइप फ्लोट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए पार्ट str प्रिंट के अंदर कुछ नहीं है, सो ये रिटर्न करेगा नन। ठीक, नन एक कीवर्ड है, नन मीन्स नो वैल्यू, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में नन जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो एक नन वैल्यू में स्ट्रिंग ऐड नहीं हो पाएगा, सो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट नथिंग ऑन द स्क्रीन एज आउटपुट। बी में आते हैं, हेलो +1, यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा और इसके बाद ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल, बात खत्म। 1 ऐड नहीं होगा, यहाँ पे हमको सिर्फ मिलेगा हेलो। पार्ट सी में होला प्रिंट होगा और उसके बाद बाहर का प्रिंट स्टेटमेंट नन रिटर्न करेगा और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक लाइन में होला आएगा, दूसरी लाइन में नन प्रिंट होगा। डी होला और उसी लाइन में, चूंकि एंड स्टेटमेंट है ना, तो उसी लाइन में नन भी प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ए को एक ऑक्टल वैल्यू दी गई है 0O12, ये ऑक्टल वैल्यू है। प्रिंट ए 10 प्रिंट हुआ इंटीजर में कन्वर्ट होकर। बी को भी एक ऑक्टल वैल्यू दी गई है और सी को भी एक ऑक्टल वैल्यू दी गई है, किंतु बी की जो ऑक्टल वैल्यू है वो बिल्कुल सही है 1 और 3, लेकिन सी को जो ऑक्टल वैल्यू देने की कोशिश की गई है तो ऑक्टल वैल्यूज 0 to 7 होती हैं, 8 नहीं होता इसमें, हेंस यहाँ पे ये 8 गलत है जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा भी है वाई इज द लास्ट असाइनमेंट गिविंग एरर, सो दिस इज द रीजन बिकॉज 8 इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, ए बी सी को 2 3 4 वैल्यू दी गई है और ए की वैल्यू दैट विल बिकम 4, 2 into 2, then 2 into 3 that is 6 will become the value of B, and 2 into 4 8 will become the value of C, और उसके बाद ये तीनों वैल्यूज 4, 6 और 8 एक एक स्पेस के गैप में एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, the ID can be used to get the memory address of a variable. Consider the following code and tell if the ID function will return the same value or not as the value to be printed via the print function. अब यहाँ पे type function और ID function ये दोनों functions को मैं आपको समझाता हूँ, तब जाके हम लोग देखेंगे कि ID function और इस क्वेश्चन का जो जिस्ट है, अर्थ है, वो क्या है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टाइप फंक्शन बताता हूँ जिसके क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, टाइप लिख दिया है और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दी है विच इज़ 0 और मैंने बोला भाई किस टाइप की है, मीन्स टाइप मतलब डेटा टाइप,
तो कौन सा डेटा टाइप है ये? आंसर क्या आएगा? क्लास इंटीजर। कोशिश करिए अगर आप ऐसे ही अपने आंसर को लिख सकें, और यदि INT या इंटीजर लिखते हैं वो भी सही होगा। अब इसको यदि मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो आंसर हमारा आया स्ट्रिंग, ठीक। और इस स्ट्रिंग को यदि हमने इंटीजर INT फंक्शन से कन्वर्ट करने की कोशिश की तो ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया इनटू इंटीजर। मैं यहाँ पे देता हूँ एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और आंसर आएगा हमारा फ्लोट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था टाइप फंक्शन का। टाइप फंक्शन किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी डेटा का, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, का डेटा टाइप शो करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ID नाम के फंक्शन में। ID फंक्शन को मैं आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। सपोज करो A नाम का एक वेरिएबल है जिसकी कोई एक वैल्यू है, और B नाम का भी कोई एक वेरिएबल है जिसकी एक वैल्यू है। अब इंटरनली क्या होगा, जब ये दोनों इंस्ट्रक्शंस, दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे पाइथन के इंटरप्रेटर द्वारा, तो मेमोरी में दोनों वेरिएबल्स के लिए कहीं पर बाइट्स अलॉट होंगे, और इन बाइट्स का नाम होगा A और B रिस्पेक्टिवली। अब ये कहीं पर मेमोरी में, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में इन दोनों वेरिएबल्स को स्थान मिला है, मीन्स इनके लिए बाइट्स एलोकेट की गई है और उसके बाद इनको वैल्यूज दे दी गई। इस प्रकार से A और B को मेमोरी एलोकेट की गई, मीन्स बाइट्स एलोकेट की गई, और उस मेमोरी एरिया में उन बाइट्स में इनकी वैल्यू रखी हुई है। अब जब कभी भी हम लोग नाम लिखेंगे A का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट A, तो कंपाइलर इस A नाम के मेमोरी ब्लॉक में जाएगा और वहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको फेच करेगा, उसको निकाल कर लाके आपको शो करेगा। तो आप यहाँ पे समझ लो कि A की वैल्यू एक्चुअली 90 नहीं होती। जब हम 90 वैल्यू A को असाइन करते हैं तो A नाम के मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू रखी हुई है वो 90 है। अब यहाँ पे दूसरी बात, जितने भी बाइट्स होते हैं हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में, सबको एक यूनिक नंबर दिया गया होता है, और वो नंबर होता है एक होल नंबर क्वांटिटी मान के चलें। ये हमने अज्यूम कर लिया कि A को जो बाइट्स एलोकेट हुई हैं उसमें जो फर्स्ट बाइट का नंबर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। वो फर्स्ट बाइट का जो नंबर है वो 890765 है, और B को जहाँ पर भी मेमोरी में बाइट्स रिजर्व हुई हैं उसका फर्स्ट बाइट का जो नंबर है वो है 675432। ओरिजिनली क्या होगा ये हमको नहीं मालूम, ये तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अभी हमको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है या कौन सी बाइट्स हमको अलोकेट हो रही है, उन बाइट्स का नंबर क्या है। इस नंबर को बोला जाता है एड्रेस, दूसरा लोकेशन भी बोला जाता है, और पाइथन में इसको बोला जाता है ID। चलते हैं पाइथन में और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वेरिएबल A बनाया, वेरिएबल B बनाया, और हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखने की कोशिश की कि ID ऑफ A क्या है, और हमने ये भी देखने की कोशिश की कि ID ऑफ B क्या है, मीन्स एड्रेस ऑफ B क्या है, और ये हमको मिला। ID ऑफ A ये है। अब मैं इसको रियल में कर देता हूँ कन्वर्ट। जिस मेमोरी में A स्टोर हुआ है और जिस मेमोरी में B स्टोर हुआ है, इन दोनों का जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ से ओरिजिनल कॉपी करके रख दिया, ये है। अब हम लोग समझते हैं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को, देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि A नाम के वेरिएबल और B नाम के वेरिएबल को सेम वैल्यू दी गई है, तब पाइथन में क्या होता है कि A और B एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करने लगते हैं। अब यहाँ पे मैं इस डायग्राम से इसको समझाता हूँ। अब चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो A और B दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। ऐसी हालत में ID ऑफ A और ID ऑफ B दोनों सेम आएगा। अगर B को भी मैं 90 दे रहा हूँ
पहले यहाँ पे देख लें कि देखो दोनों की आईडी अलग अलग है, 744 है, ये 424 है। अब मैं दोनों को सेम वैल्यू दे रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। यस, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मेमोरी लोकेशन इन दोनों का सेम होगा। यदि हम ए की वैल्यू बी में डालते हैं तब भी मेमोरी लोकेशन दोनों सेम शेयर कर रहे हैं। आ रहा है समझ में। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन में। नम की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे आईडी ऑफ नम हमारा कोई एक वैल्यू प्रिंट होगी विच इज द एड्रेस ऑफ द बाइट नंबर वेयर द 13 इज स्टोर्ड। 13 जिस बाइट नंबर पे स्टोर हुआ है ना, उसकी एड्रेस होगी। वो क्या होगी अभी हम लोग करके इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर इसके बाद नम में 3 और ऐड हो गया, नम की वैल्यू अब हो गई 16। तो 13 + 3 16 और 16 बना के ये वापस नम में डाल दिया। अब ये वैल्यू इसकी बदल चुकी है नम की। नम की वैल्यू जैसे बदली तो तुरंत इसको एक दूसरी बाइट कहीं पर मेमोरी में रिजर्व हो गई। पुरानी बाइट से अब कोई मतलब नहीं है। इस बार जब हम नम की आईडी प्रिंट करेंगे तो हमको एक दूसरा बाइट नंबर मिलेगा। पहला बाइट नंबर जो है वो अब कहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक इसके बाद मैं आप लोगों को म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के विषय में बताऊंगा, तो वहां पे इस पॉइंट का मैं उल्लेख अवश्य करूंगा। अब इसके बाद नम में 3 की वैल्यू डिटेक्ट कर दी गई, वापस 13 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहली लाइन थी और जो थर्ड लाइन है, इन दोनों में नम की वैल्यू 13 है। अब दोनों में जब नम की वैल्यू सेम है तो ये अब सेम मेमोरी लोकेशन को, पुराने वाले मेमोरी लोकेशन को अब ये शेयर करने लगेंगे। अब ये पुराना वाला मेमोरी लोकेशन नम को वापस मिल जाएगा। फोर्थ लाइन में नम की वैल्यू फिर चेंज हो गई है, स्ट्रिंग इसको मिल गया है, तो कोई और मेमोरी लोकेशन इसको अब मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके इसका देखते हैं। आते हैं अपने पाइथन पे, और ये हमारे स्टेटमेंट्स। और जैसा मैंने आप लोग को अभी बताया कि पहली लाइन में 280, ये इसको पकड़ के चलिए, 280 एड्रेस नंबर था। जब नम की वैल्यू 13 से 16 हो गई तो तुरंत दूसरी एड्रेस मिल गई, मीन्स दूसरी बाइट नंबर कहीं पे एलोकेट हो गई। और वापस जब 13 ये वैल्यू हुई नम की, तो ये पुरानी ही मेमोरी लोकेशन में वापस आ गया, मीन्स उसी मेमोरी लोकेशन को फिर से शेयर करने लगा। अब की बार ये मेमोरी लोकेशन खत्म हो गई 376 वाली। इसके बाद जब इसमें एक स्ट्रिंग आई तो कुछ और बाइट नंबर मिला, ये तो खैर हो गई। तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। सेम वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको म्यूटेबिलिटी को समझाने के लिए और इम्यूटेबिलिटी को समझाने के लिए ले रहा हूँ। नम नाम का हमारा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हुआ करती है 13, और उसके लिए जो बाइट रिजर्व हुई उस बाइट का नंबर है 11754280। अच्छा, मैं अभी एक ही बाइट का नाम ले रहा हूँ कि उसको जो बाइट रिजर्व हुई। एक्चुअली अलग अलग डेटा टाइप्स को अलग अलग संख्या में बाइट्स एलोकेट होती हैं। जितनी उस डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की 2 बाइट की, किसी की 4 बाइट की, किसी की 8 बाइट या फिर अधिक बाइट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसी हिसाब से उतनी बाइट्स एलोकेट की जाती हैं किसी भी वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के हिसाब से। किंतु जो बाइट नंबर हमको एक्सेस में आता है, जो बाइट नंबर हमारे सामने आता है ना, वो हमेशा फर्स्ट बाइट का ही नंबर होता है। चलो, ये तो हो गई इंटरनल बात, बहुत अधिक आपको अभी एग्जाम में तो कम से कम इससे मतलब नहीं है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि नम को जो बाइट एलोकेट हुई उसका नंबर है 28011754280, ठीक। इसके बाद जब नम की वैल्यू 16 हो गई तो अब पुराने बाइट से वो वेरिएबल का नेम हट गया और मिल गया इस नई बाइट को, जो कि कहीं पर है मेमोरी में, और उसका नंबर है 11754376। अब यहां पे आप इसको समझो कि जब हमने एक ही वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया तो ऐसा नहीं हुआ कि यही पुराना जो नंबर था वो ओवरराइट होकर 16 हो गया, 16 ने 13 को ओवरराइट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है कि जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसी बाइट पर जहां पे पुरानी वैल्यू रखी हुई थी, नई वैल्यू उसको ओवरराइट करके स्वयं आ जाती है।
लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो पुरानी एड्रेस, पुरानी बाइट को पाइथन का इंटरप्रेटर छोड़ देता है और एक नई लोकेशन क्रिएट करके वहां पे उस नए नंबर को लोकेट करता है। और अब ये नंबर जो वेरिएबल का नाम था, जो कि रेफरेंस का काम करता है, ये वहां से हटके यहां आ गया है। इसका मतलब ये हो कि जब भी हम नम लिखेंगे तो हमको ये मिलेगा 16, क्योंकि अब इस बाइट का कोई नाम है ही नहीं। किंतु जब हम दो वेरिएबल्स को सेम वैल्यू देंगे या फिर हम वापस नम को वही वैल्यू देंगे तो ये आ जाएगा वापस यहाँ पे इसको छोड़कर। यदि दो वेरिएबल्स को सेम वैल्यू दी गई है तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करने लगेंगे। तो आपने देखा कि पाइथन में जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा जो मेमोरी का सेटअप होता है वही चेंज हो जाता है। इसलिए पाइथन में वेरिएबल्स इमोटेबल होते हैं, मींस पुराने बाइट को पूरी तरीके से त्याग करके एक नई लोकेशन तैयार करना, मतलब वही पुरानी बाइट को रीयूज करना पाइथन में नहीं होता है। यदि इसी 13 को पाइथन बदल दिया होता है 16 में, तब हम कहते हैं कि वेरिएबल हमारा म्यूटेबल है, मींस चेंज, म्यूटेशन उसमें हो सकता है, एडिटिंग उसमें हो सकती है। किंतु पाइथन में ऐसा वेरिएबल्स के साथ नहीं होता है। कुछ डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं, जैसे कि लिस्ट, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है लिस्ट। लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो जब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे ना तब देखेंगे म्यूटेबिलिटी लिस्ट में कैसे काम करती है। मैं यहां पे बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि इसी 13 में कंट्रोल जाकर इसको 16 बना दिया होता, तब हम इसको पाइथन के जार्गन्स में बोलते इन प्लेस। उसी स्थान पे जाकर नई वैल्यू को डाल दिया, पुरानी वैल्यू को ओवरराइट करवा दिया गया नई वैल्यू से, या पुरानी वैल्यू को खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। इन प्लेस, उसी स्थान पर। तो जो भी डेटा टाइप्स में इन प्लेस वैल्यूज को मॉडिफाई किया जाता है उनको हम कहते हैं म्यूटेबल। और जो हमने एग्जांपल आपको दिया अभी कि नम को एक नया बाइट एलोकेट किया गया, पुरानी वैल्यूज को ओवरराइट नहीं किया गया, इसको कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। ओके, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को समझने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कंसिडर बिलो गिवन टू सेट्स ऑफ कोड्स व्हिच आर नियरली आइडेंटिकल अलोंग विद देयर एग्जीक्यूशन इन पाइथन शेल। नोटिस दैट फर्स्ट कोड फ्रेगमेंट आफ्टर टेकिंग इनपुट गिव्स एरर while second code fragment does not produce any error। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है ये वैल्यू तो इनपुट करवा रहा है लेकिन फिर एरर दे रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एरर नहीं दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। यहाँ पे ये बहुत क्लियर नहीं है स्लाइड में, इसलिए हम लोग चलते हैं पाइथन में और वहां पे इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में फ्लोट इनपुट वैल्यू, तो इनपुट वैल्यू ये काम करेगा और आपसे ये इसमें वैल्यू मांगेगा। जब ये इनपुट हो जाएगी वैल्यू तो उस वैल्यू को ये प्रिंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर से हम एक वेरिएबल नम में इसको असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी असाइनमेंट नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है। हेंस ये एरर दे रहा है वैल्यू लेने के बाद जब असाइनमेंट की बारी आ रही है। चलो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, लगे हाथ। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड का ऑपरेशन हमेशा पहले होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेशन, मींस वो वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को बाद में मिलती है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन कॉल भी हो सकता है, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई सिंगल कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि फाइनली असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर हमने फंक्शन कॉल किया है तो वैल्यू रिटर्न करेगा, और वैल्यू रिटर्न होके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देगा। कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो उसका रिजल्ट भी वन वैल्यू होगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को मिल जाएगा। वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट है तब तो वो असाइन हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पहले उसको इवेल्युएट करने के लिए इंटरप्रेटर चला गया और उसको इवेल्युएट किया,
तो क्या मिला हमको, मैं बताता हूँ आपको रन करके इसको। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, वैल्यू एंटर करने के लिए ये यहाँ पे हमको मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हमने कोई वैल्यू एंटर की तो ये वैल्यू एंटर हो रही है, लेकिन फिर असाइनमेंट के समय ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंट फंक्शन है और प्रिंट फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से और विल गो ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1 हम दे रहे हैं। अब ये जो वैल्यू 1 आई है इंटीजर के रूप में, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है और ये प्रिंट स्टेटमेंट इसको रिटर्न कर देगा, मींस इसको प्रिंट कर देगा ऑन द स्क्रीन। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है और इनपुट दिया जा रहा है 1 2 3 4। तो जब 1 इनपुट दिया तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24 और एक रिजल्ट आया इसका, वो रिजल्ट इसका डेज में चला गया। फिर जब 2 एंटर किया तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3600। इसके बाद 3 एंटर किया, 3 मिनट्स की वैल्यू बन गया, मिनट्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 60। गुड। 4 एंटर किया, 4 सेकेंड्स की वैल्यू बन गया। इसके बाद डेज का जो प्रोडक्ट आया था, फिर आवर्स का जो प्रोडक्ट आया था और मिनट्स का जो प्रोडक्ट आया था और सेकेंड्स की वैल्यू, ये तीनों की तीनों ऐड हो गई और सम चला गया टाइम में, प्रिंट हो गया टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 में ये केस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम सो दैट इट डिस्प्लेस 33 व्हेन 30 इनपुट। बोलता है कि 30 इनपुट करें तो 33 प्रिंट हो, इस हिसाब से आप इस प्रोग्राम को करेक्ट करिए। यहां पे वेल प्लस 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब वेल की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, इनपुट क्या कर रहा है, एंटर द वैल्यू। एंटर द वैल्यू हो तो रही है 3, मैं एंटर कर दूंगा, वेल की वैल्यू 3 बन जाएगी, लेकिन फिर वही पुरानी बात कि यहां पे इंटीजर फंक्शन नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिंग हो जाएगा। जो 3 हम एंटर करेंगे ना, सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग हो जाएगी और ये स्ट्रिंग 30 में ऐड नहीं हो सकती है, मींस स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसलिए करना क्या होगा ना, हमको यहां पे इंटीजर इनपुट लिखना होगा। इंटीजर इनपुट जब लिख देंगे तो 3 की वैल्यू इंटीजर के रूप में वेल में जाएगी और 3 फिर उसके बाद 30 में ऐड हो जाएगा और उसके बाद विल गेट द 33 एज अ आंसर। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में रीराइट द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट दैट सेव्स द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। यहां पे इफ स्टेटमेंट है, फिर इफ स्टेटमेंट है, फिर इफ स्टेटमेंट है और फिर इफ स्टेटमेंट है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इफ और एलिफ और एल्स के बारे में बताता हूं। यहां पे क्या हो रहा है कि इफ स्टेटमेंट कंपेयर कर रहा है द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करते हैं वैल्यू ऑफ ए जो है वो 1 है। अब क्या हुआ कि 1 विल बी कंपेयर्ड विथ 0, आंसर होगा फॉल्स। तो ये अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। कंट्रोल नीचे आएगा, दूसरे वाले इफ स्टेटमेंट में आएगा 1 विल बी कंपेयर्ड विथ 1, यस इट इज इक्वल, सो द आंसर इज ट्रू और हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल फिर नीचे आएगा, 1 की वैल्यू को 2 से कंपेयर करेगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर नीचे आएगा 1 की वैल्यू मींस ए की वैल्यू 3 से कंपेयर करेगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया था सेकंड कंपैरिजन में, फर्स्ट कंपैरिजन सेकंड कंपैरिजन, लेकिन उसके बाद अननेसेसरी के 2 कंपैरिजंस हुए। प्रोग्रामिंग में अननेसेसरी के कंपैरिजंस को हमेशा अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का टाइम इंक्रीज कर देते हैं। तो एक प्रोग्रामर को अपने कोडिंग के समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। कंपैरिजंस उसमें एक चीज़ है। अननेसेसरी कंपैरिजंस को हमेशा हमको अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे ए की वैल्यू अगर 0 रही होती तो पहली बार में ही ये 0 प्रिंट हो जाता, तो फिर कंट्रोल नीचे आता है, इफ स्टेटमेंट को करता है, इस इफ स्टेटमेंट को कंपेयर करता है, फिर इफ स्टेटमेंट को कंपेयर करता है। ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे में हम लोग इफ और एल्स का सहारा लेते हैं। देखो भाई, इफ स्टेटमेंट अगर काम करेगा तो एल्स नहीं काम करेगा, एल्स काम करेगा तो इफ स्टेटमेंट काम जब नहीं करेगा तो एल्स ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसी प्रकार से क्या होता है, इफ यदि काम कर गया तो एलिफ काम नहीं करेगा, मींस एल्स इफ नहीं काम करेगा, एल्स इफ नहीं काम करेगा और कोई चीज कोई भी नीचे वाला एल्स भी काम नहीं करेगा।
ठीक है, चलिए मैं इसको आपको पाइथन में समझाता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे a की वैल्यू को 0 कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि a की वैल्यू अगर 0 है ना, तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, कंपैरिजन का आंसर, तो ये 0 हमारा प्रिंट हुआ और इसके बाद कोई भी एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अननेसेसरी के 3 कंपैरिजन हमारे बच गए। अगर a की वैल्यू 1 होती है तो फिर हमारा ये कंपैरिजन होगा, ये कंपैरिजन में आंसर ट्रू हो जाएगा, तो नेक्स्ट 2 कंपैरिजंस नहीं होंगे। a की वैल्यू 3 होगी और लास्ट में इसमें आके ट्रू होगा। 3 के केस में ही ऐसा होगा कि हमारे पास 4 कंपैरिजंस होंगे जो कि अननेसेसरी नहीं है। अदरवाइज 1 या 2 कंपैरिजन में हमारा काम हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारा ये जो कोड फ्रेगमेंट है ये वाटर प्रिंट करेगा। तो इफ टेम्प इज लेस देन 32 तो आइस प्रिंट होगा। एलिफ टेम्प इज लेस देन 212 तो वाटर प्रिंट होगा। और 212 से बड़ी अगर बराबर या बड़ी वैल्यू होगी टेम्प की तो फिर स्टीम प्रिंट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं लिखता हूं 30 तो 30 इज लेस देन 32 ये भी सही है और 30 इज लेस देन 212 ये भी सही है। तो प्रिंट तो आइस होगा, वाटर तो होगा नहीं, जबकि कंडीशन ये भी ट्रू है। ऐसे में हमको बोलना पड़ेगा कि एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 32 एंड लेस देन 212 तब जाके हमारा वाटर प्रिंट होगा। अदरवाइज 31 तक तो आईसी प्रिंट होगा, 32 से 211 तक वाटर प्रिंट होगा, 212 से और उसके बाद स्टीम ही प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। x की वैल्यू 1 है। इफ x इज ग्रेटर देन 3, अब x की वैल्यू तो 1 है तो ग्रेटर देन 3 है नहीं, कंट्रोल यहां से जंप करके सीधा आएगा एलिफ में। ये बोलता है x की वैल्यू लेस देन 2 है, यस इट इज लेस देन 2, तो कंट्रोल अंदर आता है। अंदर एक और इफ मिलता है इसको, दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ, इनर इफ। इनर इफ बोलता है इफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट का साइन है, तो यस इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो प्रिंट करो C। और चूंकि END एंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसके बाद का प्रिंट स्टेटमेंट भी इसी लाइन में प्रिंट होगा। इसके बाद क्या है, अब देखो प्रिंट D लिखा हुआ, प्रिंट D जो है ये एलिफ के ब्लॉक के बाहर है, इसका मतलब है सेम लेवल पर है ये। जब कंट्रोल इफ के अंदर जाके या फिर एल्स के अंदर जाकर एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा तो कंट्रोल यहां पर आएगा और डी प्रिंट होगा। तो देखो डी तो हमारा प्रिंट होना ही होना है, ए बी या सी में से डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। तो फिलहाल एक्स की वैल्यू 1 है तो सी प्रिंट हुआ और एक स्पेस के साथ आपको यहां पे डी लिखना होगा बिकॉज ऑफ एंड स्टेटमेंट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वेदर की वैल्यू क्या है, रेनिंग है, एरर खोजना है। फिलहाल ये स्टेटमेंट्स थोड़े से अंदर इंडेंट हो गए स्लाइड में, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेम लेवल पे मान के चलेंगे। इफ वेदर इक्वल टू सनी, नो वेदर की वैल्यू सनी तो है नहीं, रेनिंग लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको एरर खोजना है। रेनिंग की वैल्यू वेदर को असाइन तो हो गई है, लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन लिखी रहती है और कभी भी कोई असाइनमेंट नहीं होता है, जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं होता था, बिल्कुल वैसे ही इफ स्टेटमेंट के अंदर या एलिफ के अंदर कोई असाइनमेंट का काम नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे लिखने वाले को इक्वल टू ऑपरेटर लगाना चाहिए था, ना कि असाइनमेंट, मीन्स डबल बार इक्वल टू। ये गलत है यहां पर और ये गलती यहां पर भी है। तो बस हम इसको जब डबल इक्वल टू लगा देंगे, डबल इक्वल टू मीन्स इक्वल टू ऑपरेटर लगा देंगे, तब ये गलती हमारी ठीक हो जाएगी और जो भी प्रिंट होना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वेदर वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर रेनिंग हमारा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ वेदर इज रेनिंग। करेक्शन के बाद 25 पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड। अब यहां पे इंटीजर 0 एक स्ट्रिंग है और सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग को पाइथन का इंटरप्रेटर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उसकी ऑर्डिनल वैल्यू पे।
किंतु पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं कर सकता है कन्वर्ट। यहाँ पे एरर आएगा, पहली ही लाइन में ये एरर आ जाएगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन कंसेप्चुअली हम इसको करते हैं, प्रैक्टिकली तो ये नहीं होगा। 0 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू दिस इंटीजर 0, ये गलत है, ये कंपैरिजन फॉल्स का आंसर देगा। नीचे आते हैं एलिफ पे, str0 ये सिंगल क्वोट में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये भी फॉल्स हुआ, ये कंपैरिजन भी फॉल्स हुआ। str0 ये सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और यहां पर भी सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो ये कंपैरिजन हमारा ट्रू आंसर देगा और 0 हमारा प्रिंट होगा, बट 0 स्ट्रिंग। ओके, तो यहां पर हमारा 0 प्रिंट होने जा रहा है अगर ये प्रोग्राम चलता है। तो फिलहाल कंसेप्चुअली ये होगा, किंतु ये प्रोग्राम एरर देने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एरर्स इन द कोड बिलो एंड करेक्ट द कोड। मैंने जब आपको एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस बताना शुरू किया था उस समय मैंने बताया था कि एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हमेशा 2 लैंग्वेजेस में आते हैं। पहला तो फाइंड आउट द एरर्स इफ एनी फ्रॉम द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, और इसको कैसे आपको आंसर लिखना ये मैंने आपको बताया था। दूसरा जो लैंग्वेज होती है एरर फाइंडिंग की, कुछ इससे मिलती जुलती होती है, जो मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा रहता है फाइंड द एरर्स इन द कोड गिवन बिलो एंड करेक्ट द कोड, और उसके आगे लिखा रहता है अंडरलाइन ईच करेक्शन। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको अपने आंसर को कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने कोड को, जो कि एरर कोड है, इसको आपको करेक्ट करके लिखना होगा। जैसे यहां पर कोलन नहीं है, कोलन लगा देंगे और उसके बाद अंडरलाइन कर देंगे इसको। दूसरे किसी स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे कोलन यहाँ लगा हुआ है, इसको सही जगह पे प्लेस करेंगे। और चूंकि इस लाइन में भी हम लोग ने चेंजेस किए हैं, करेक्शन किया है, तो इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। एलिफ में कंपैरिजन उसी लाइन पर होगा, सेम लाइन पर, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ तो इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। और एल्स में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, एल्स हमेशा सादा होगा विद अ कोलन, तो यहाँ पर भी हमने करेक्शन किया तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया। और इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है एरर फाइंडिंग के उन क्वेश्चंस को जिनकी भाषा इस प्रकार से होगी, करेक्ट द फॉलोइंग कोड एंड अंडरलाइन ईच करेक्शन। यहाँ पर पुराना इनकरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर में कोड दिया हुआ है उसको बिल्कुल मत उतारिए, दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। बस इतना करके आपको छोड़ देना है, आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फॉलोइंग कोड डूइंग, व्हाट वुड इट प्रिंट फॉर द इनपुट एज 3। अगर 3 इनपुट होता है तो क्या प्रिंट करेगा, देखते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, मैसेज आया एंटर एन इंटीजर, ठीक, एन की वैल्यू 3 हो गई है एज पर द क्वेश्चन। क्या एन की वैल्यू लेस देन 1 है, नो। अब कंट्रोल एल्स में आता है, एल्स के अंदर एक फॉर लूप है, मीन्स एल्स के ब्लॉक में एक लूप है और लूप के ब्लॉक में एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो एल्स के अंदर एक लूप नेस्टेड है और ये चलेगा 1 से लेके n+1, n की वैल्यू 3, यहाँ पे लिखा हुआ 1,4 और लूप हमारा चलता है स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंड वैल्यू से एक कम, ठीक। और चूंकि इसमें स्टेप नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट स्टेप होते हैं 1, तो 1 से लेके 2 और 3 3 बार ये चलेगा लूप, 4 से कम। पहली बार में प्रिंट करेगा 1 × 1 दैट इज 1, सेकेंड टाइम ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा जब i की वैल्यू हो जाएगी 2 तो 2 × 2 4 प्रिंट करेगा। इसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन में 3 और 3 × 3 दैट इज 9 प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद ये लूप हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा 4 से एक कम पे। 1 2 3 मीन्स हमारे पास आंसर आया 1 4 9। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 बोलता है कि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अलग अलग कैसे हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखा यहाँ पर हमने और क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में इफ और इफ के नेक्स्ट में है फॉर लूप और ये एल्स जो है वो इफ के लेवल पर है, मतलब ये एल्स जो है वो इफ का एल्स है। क्वेश्चन नंबर 29 में इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में फॉर भी है और एल्स भी है, ये अंतर है दोनों में। अब अगर फॉर के साथ एल्स स्टेटमेंट लगा हुआ है तो क्या होगा। इफ के साथ तो एल्स स्टेटमेंट समझ में आता है,
कि भाई इफ की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में कंट्रोल जाके एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल है। फॉर के साथ भी पाइथन में एल्स स्टेटमेंट काम करता है। कैसे काम करता है? यदि फॉर लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है, मतलब फॉर लूप को यदि 5 बार चलना है 5 बार चल गया, 4 बार चलना है 4 बार चल गया, और पूरा चलने के बाद नॉर्मल क्लोज होता है, मीन्स कहेंगे नॉर्मली टर्मिनेट होता है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। और अगर फॉर लूप पूरा नहीं चल पाता है, बीच में किसी कारण से वो कोई ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ यदि है तो वो तभी चलेगा, मींस कंट्रोल उसके ब्लॉक के अंदर तभी आएगा जब लूप आपका नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, कंप्लीट होके ही, फिनिश होके ही रुक रहा है, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब फॉर और एल्स का ये जो थ्योरी मैंने बताई है, इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन नंबर 30 के पार्ट सी को जब मैं कन्वर्ट करूंगा ना लूप में, तो वहां पर मैं उसको आपको बताऊंगा इलस्ट्रेट करके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इन सभी कोड्स को हमको फिर से लिखना है यूजिंग द फॉर लूप। अब आई की वैल्यू पार्ट ए में देखते हैं। आई की वैल्यू 10 है। कंडीशन है आई इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट आई, और आई डिक्रीमेंट हो रहा है -3 के स्टेप से। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे फॉर लूप में, ये देखते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर लूप में। फॉर आई इन रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 10 से। स्टार्टिंग वैल्यू होगी 10। कब तक चलेगा? जब तक आई 0 से बड़ा रहता है। तो 0 और स्टेप क्या है? -3 का है। सबसे पहले 10, फिर 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 1, दैट्स ऑल। और प्रिंट क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट आई। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का ये बी क्वेश्चन है। वाइल नम ग्रेटर देन 0। अभी यहाँ पे नम की वैल्यू तो कुछ दी नहीं गई है, अज्यूम कर लेंगे। और प्रिंट हो रहा है नम मॉड 10, ठीक है, ये तो प्रिंट वैसे ही रहेगा। और नम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 10 से। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। फॉर नम है यहाँ पे वेरिएबल का नाम, नम इन रेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नम की स्टार्टिंग वैल्यू तो दी नहीं गई है, कोई भी चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 100 है। कब तक चल रहा है ये? जब तक कि 0 से बड़ा रहता है। और यहाँ पे हमको लिखना है स्टेप। अब जहाँ पे स्टेप लिखना होगा ना, वहाँ पे कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम नहीं लिख सकते, मतलब पूरे रेंज फंक्शन में ही अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज देनी है, दैट मीन्स कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स ही पास करना है। तो नम चूंकि डिवाइड हो रहा है 10 से, इसका मतलब है कि 10 10 से ये डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम -10 लिखेंगे और ये हमारा हो गया। प्रिंट तो जो लिखा हुआ है वही होगा, सेम प्रिंट नम मॉड 10। अब क्वेश्चन नंबर 30 के सी पार्ट में चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी पार्ट में आपको इलस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा पाइथन के इंटरप्रेटर के साथ। तो वाइल नम इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे नम की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग नम की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर वेरिएबल का नाम तो नम ही चलेगा, नम इन रेंज। नम की वैल्यू हम 20 अज्यूम कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 20 ले लेते हैं। सो फार इट इज ग्रेटर देन 0। और जो हमारा स्टेप है दैट विल बी इन -2। ये हो गया। काउंट का वेरिएबल एज इट इज रहेगा, काउंट को हम लोग काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज रहेगा। सम भी एज इट इज रहेगा। डिक्रीमेंट हम नंबर को कर चुके हैं स्टेप में। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ काउंट इज इक्वल टू 10, तब ये प्रिंट हमारा एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट सम डिवाइडेड बाय फ्लोट काउंट, और उसके बाद ब्रेक है। इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूं क्योंकि मुझे एबनॉर्मल लूप का टर्मिनेशन आपको दिखाना है
तो आ गया हूं मैं अपने पाई चार्ट में, और इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा सही करता हूं। इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यदि आपने गलत इंडेंटेशन किया हुआ तो आपके प्रोग्राम्स एरर देंगे। बोर्ड एग्जाम में इंडेंट होना तो आवश्यक है, लेकिन एग्जैक्ट इंडेंट हो ये आवश्यक नहीं है। कितना अंदर होगा ये हमको पाइथन का इंटरप्रेटर ही बता सकता है। ऑल्दो इंडेंटेशन पे थोड़ी सी लीनियंसी जरूर बरती जाती है 12th के बोर्ड एग्जाम में, किंतु आप जहाँ पे इंडेंटेशन होगा, जहाँ पे स्टेटमेंट्स अंदर जाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, वहां पे आप स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा अंदर अवश्य ले जाएं, ये अच्छा रहेगा। ये लूप हमारा बन चुका है, और चलेगा कैसे? स्टार्टिंग वैल्यू है 20, यहाँ पे काउंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे, और सम को भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे। अच्छा, यहाँ पे लूप चल रहा है हमारा 20 से लेके 1 तक -2 के स्टेप्स में, मीन्स 20, फिर उसके बाद 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 14 एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा? 1 तक चलेगा। और हर इटरेशन में कंट्रोल जब अंदर आएगा तो काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, सम की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी विद द वैल्यू ऑफ नम एंड द ओल्ड वैल्यू ऑफ सम। और ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इफ काउंट इज इक्वल टू 0, जब काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स जब लूप हमारा इटरेट होगा ना, तो काउंट की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। हो सकता है कि हमारा लूप 1 तक आने से पहले ही काउंट की वैल्यू 10 हो जाए और कंट्रोल आए अंदर, इसको प्रिंट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट से लूप को टर्मिनेट कर दे। ब्रेक एक अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट होता है, और ब्रेक हमेशा लूप को टर्मिनेट करता है, भले ही लिखा हुआ है ये इफ के अंदर, किंतु टर्मिनेट क्या होगा? लूप, करंट ब्लॉक। तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो गया तो फिर लूप हमारा बंद हो जाएगा, भले ही लूप हमारा पूरा हुआ या नहीं हुआ है, भले लूप हमारा पूरा चला या फिर नहीं चला है। अब मैं जरा छोटी वैल्यूज के साथ इसको रखता हूं यहां पे मैंने दे दिया 10, और काउंट की वैल्यू दे दिया है मैंने 3, ठीक। और मैं आपको ये दिखाता हूं, नम की वैल्यू 10 है, कंट्रोल अंदर आया, काउंट की वैल्यू हो गई 1, वैल्यूज का आप ट्रेस लेते चलेंगे, काउंट की वैल्यू हो गई 1, सम की वैल्यू हो गई 0 प्लस नम की वैल्यू है 10, दैट इज 10, ठीक। नेक्स्ट इटरेशन, नम की वैल्यू हो जाती है 8, काउंट की वैल्यू हो जाती है, चूंकि पुरानी वैल्यू 1 हो चुकी थी तो उसमें 1 जुड़ गया तो काउंट हो गया 2, सम की वैल्यू 10 हुआ करती थी और उसमें 8 जुड़ गया तो ये हो गया 18। क्या काउंट अभी 3 हुआ है? नहीं, काउंट अभी 2 ही हुआ है। नेक्स्ट इटरेशन, नम की वैल्यू हो जाती है 6, अभी भी ये 0 से बड़ा है, काउंट हो जाता है 3, सम हो जाता है 18 प्लस 6 24। इफ काउंट इज इक्वल टू 3, हाँ काउंट अब 3 हो गया है तो कंट्रोल अंदर आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 ये प्रिंट कर देगा इसका आंसर, और उसके बाद ब्रेक हो गया, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया, खत्म। कंट्रोल आ गया यहां पर हमारा आउट ऑफ द लूप, इस पॉइंट पे आ गया। यहां पर यदि मैं एल्स लिख देता हूं और एक मैसेज यहां पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूं मैं कि लूप टर्मिनेटेड नॉर्मली, अगर लूप हमारा नॉर्मल टर्मिनेट होगा पूरा चल के, तभी ये एल्स हमारा एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल अंदर जाएगा और ये मैसेज प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो ये मैसेज हमारे प्रिंट नहीं हुई, लूप टर्मिनेटेड नॉर्मली। क्यों? क्योंकि काउंट की वैल्यू 3 जब हुई तो लूप हमारा बंद हो गया, उसको और चलना था, नम की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक ही लूप चलता,
काउंट अभी हमारा और इंक्रीमेंट होता, लेकिन इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट जो लगा हुआ है उसने लूप को बंद कर दिया, अनकंडीशनली टर्मिनेट कर दिया, इसलिए एल्स नहीं चला। यदि हम इसको हटा देते हैं यहां से और लूप को पूरा चलने देते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूं और बाकी स्टेटमेंट्स का इंडेंटेशन मैं ठीक कर देता हूं। अब ब्रेक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ब्रेक को भी हटा देते हैं, मैं डिलीट कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रीडेबिलिटी की दिक्कत है। अब देखिए नम की वैल्यू क्या हुई, 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और 2 के बाद 0 होती, लेकिन इसको 1 तक चलना था, 0 से एक अधिक तक, और लूप हमारा पूरा चला, टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे मैसेज आया लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। ठीक है ना, तो ये था एल्स और फॉर लूप का संबंध। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, और बोलता है कि इस बार सारे के सारे लूप्स जो है ना वो फॉर लूप में लिखे हुए हैं और उनको आपको वाइल में कन्वर्ट करना है। देखिए ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएंगे इस लेवल के, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ से आपको एक समझ डेवलप होगी जो कि जरूरी है, आवश्यक है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, खास करके आउटपुट के क्वेश्चंस को, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस को भी, और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, ये सब चीजों की समझ आपको डेवलप होगी जब आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31, मिन की वैल्यू 0 है, मैक्स की वैल्यू हो जाती है नम, इफ नम इज लेस देन 0, मिन है नम, अब जो भी करने के लिए प्रोग्राम बन रहा है, मैक्स की वैल्यू 0 है। अब देखो जब तक इफ स्टेटमेंट है, कोई और स्टेटमेंट है ना, वहां तक आपको लूप की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट कभी भी लूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जहां पे फॉर लूप आता है ना, जहां पे फॉर लूप आता है ना, वहीं पे हमको देखना है कि इसको हम वाइल में कैसे कन्वर्ट करें। अब वाइल लूप के लिए 3 बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 कि जो वेरिएबल है उसको इनिशियल वैल्यू क्या मिली है, फर्स्ट वैल्यू क्या मिली है, कंडीशन हमारी क्या है, और अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारा वो कैसे हो रहा है। कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल जो कि काउंटर वेरिएबल है, मीन्स वो वेरिएबल जो कि अपने अंदर वो हिसाब रख रहा है कि लूप हमारा कितनी बार चला है या अगली बार चलना है कि नहीं चलना है, उस चीज का जो ख्याल रख रहा है उस वेरिएबल को हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। अब यहां पे मिन मैक्स प्लस आई, मैक्स प्लस 1, और यहां पे अंदर सम की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू वाइल लूप। कमेंट को मैंने हटा दिया है जस्ट फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कोड। यहां पे काउंटर वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, आई, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है मिन की वैल्यू, तो हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई, और उसकी वैल्यू जो है वो मिन की वैल्यू हो गई। कब तक चल रहा है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर वाइल, वाइल जब तक, चूंकि इससे एक कम तक ही हमारा लूप चलता है फॉर लूप हमेशा, तो इसलिए हम बोलेंगे आई इज लेस देन मैक्स प्लस 1, तो ऑटोमेटिकली ये मैक्स से एक कम तक लूप चलेगा। सम तो हो गया, अब बच रहा है हमारा तीसरा चीज, दैट इज अपडेशन। अपडेट के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे अपडेट का पोर्शन मिसिंग है, ये पैरामीटर मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की हमेशा 1 होती है, तो आई हमारा 1 से अपडेट होगा, इसलिए हम यहाँ पर अपने आई को प्लस इक्वल टू 1 अपडेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में नेस्टेड लूप है, और लूप के अंदर, नेस्टिंग के अंदर, इनर लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट भी नेस्टेड है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है, किंतु ये लेवल जो क्वेश्चन का है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, मिनिमम इस लेवल के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करिए, ये मिनिमम लेवल है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला तो वो जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसको वाइल में कन्वर्ट करो, तो मैं इसको वाइल में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, और दूसरा इसको मैं आउटपुट के क्वेश्चन के रूप में भी आपको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं वाइल लूप में। तो वाइल लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और अपडेशन।
तो फॉर आई इन रेंज 4, फॉर लूप के रेंज फंक्शन में यदि स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो फिर डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 ऑलवेज। इसका मतलब यहां पे 0 है। एंड पॉइंट देना तो आवश्यक है, एंड पॉइंट के बिना तो काम चलेगा नहीं। अगर एक वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब है कि वो एंड पॉइंट है। और स्टेप भी ऑप्शनल है। अगर स्टेप नहीं दिया हुआ है, दैट इज अपडेट नहीं दिया हुआ है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से फॉर जे इन रेंज ये भी बिल्कुल वैसे 0, 5 एंड 1। इस आधार पे हम लोग इसको अपने वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वाइल लूप में तीनों पार्ट्स का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आई को एक इनिशियल वैल्यू देते हैं विच इज 0, और उसके बाद वाइल आई, चूंकि वहां पे 4 लिखा हुआ है और रेंज फंक्शन जो भी एंड पॉइंट लिखा रहता है उससे एक कम तक चलता है, इसलिए मैंने यहां पर आई को लेस देन 4 बनाया। इसके बाद हम लोग आते हैं अंदर। चूंकि अंदर यहां पे एक दूसरा लूप नेस्टेड है, तो यहां पर भी हम एक नेस्ट करेंगे लूप को, दूसरा वाइल, और यह है जे काउंटर वेरिएबल के साथ। तो जे को भी 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे, और उसके बाद वाइल जे लेस देन 5। ये दोनों तो काम हो गए, इनिशियलाइजेशन और टेस्ट कंडीशन ये दोनों हो गए। अब ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना, इसको एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। यहां पर एल्स जो है वो फॉर लूप के साथ नहीं है, ये है इफ के साथ। तो यहां पर भी एल्स भी हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे और यहां पे लिख देंगे। कॉपी करने का मतलब है कि आप इसको एज इट इज उतार लेंगे। अब जो बचती है चीज वो है अपडेशन। वाइल लूप के जे को अपडेट करना है और आउटर वाइल लूप के आई को अपडेट करना है। तो जे को अपडेट करेंगे हम इस लूप के अंदर। क्योंकि स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 था, तो हमने इसको j प्लस इक्वल टू 1 लिख दिया, और इसके बाद हम i को भी अपडेट करेंगे आउटर वाले वाइल के ब्लॉक में। i प्लस इज इक्वल टू 1, और ये काम हमारा हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन का आउटपुट भी निकालते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 3 तक स्टेप है 1। आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। मैंने बताया ना कि आपको वैल्यूज का ट्रेस रख के चलना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ आप वैल्यूज का ट्रेस रखिए, या फिर कॉपी और पेन लीजिए और वैल्यूज को लिखते चलिए। धीरे धीरे ही आपकी आदत होगी कि आप वैल्यूज को ओरली ध्यान में रखेंगे। जे स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, चलेगा 4 तक, स्टेप है 1। इफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे, आई की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1, जे की भी वैल्यू 0 है, तो ये तो गलत हो गया। और जे प्लस 1 इक्वल टू 4, जे की वैल्यू भी 0 है, तो ये जे प्लस 1 4 तो नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स। और लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती तो फिर ये काम हमारा हो जाता। तो एल्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो पहला आउटपुट हमको मिलेगा ओ, ये छोटा सा ओ। इसके बाद अब इनर लूप हमारा जे 1 2 3 4 तक चलेगा, और तब जाके आउटर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये इनर लूप पहले कंप्लीट होगा। सेकेंड इटरेशन, आई अभी भी 0 है, जे हो गया 1, तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे। यस, आई 0 है प्लस 1 जे, यस जे की वैल्यू 1 है, ये ट्रू हो गया। और लॉजिकल ऑपरेटर है तो अगला देखने की जरूरत नहीं है, एक भी ट्रू हो गया तो फिर आंसर हमारा ट्रू होगा।
कंट्रोल अंदर आता है और प्रिंट करता है उसी लाइन में प्लस। नेक्स्ट इटरेशन, आई की वैल्यू हो जाती है 2। इफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे, नहीं, आई 2 है और यहां पे होगा 1, जे प्लस 1 तो जे 2 है, प्लस 1 3 होगा, ये भी 4 नहीं होगा, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। एस में कंट्रोल आता है और प्रिंट होता है ओ, वंस अगेन ओ। अब नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू हो गई है 3, 3 भी अभी 5 से कम है, तो ये तो हमारा नहीं चलेगा भाई, ये तो हमारा फॉल्स देगा। और दूसरे में देखते हैं 3 + 1 = 4, यस, ये यस हो गया, तो फिर से हमको मिला प्लस। नेक्स्ट इटरेशन, जे की वैल्यू हो गई 4, 4 भी अभी 5 से कम है, तो यहां पर तो ये फॉल्स हो गया। और 4 + 1 = 4 नहीं, 5 होगा, ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो गई हैं, आएंगे एल्स में और प्रिंट होगा ओ। इसके बाद जे की वैल्यू होगी 5 और 5 में ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल जाएगा वापस और आई की वैल्यू जो 0 थी अब उसको ये 1 बना देगा और कंट्रोल फिर अंदर आएगा क्योंकि 1 अभी 4 से हमारा कम है। कंट्रोल अंदर आया, जे को अब 0 से लेके 4 तक पूरा चलना होगा, 0 1 2 3 4। तो आई की वैल्यू हमारी 0 पे सेट हो जाती है, अंदर के लूप का पहला इटरेशन। जे की वैल्यू हमारी 0 पे सेट हो जाती है, आई की वैल्यू अभी 1 है, अंदर आते हैं 1 + 1 = 0, 9, और ये भी हमारा 9 हो जाएगा। एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा ओ। इनर लूप नेक्स्ट इटरेशन, जे की वैल्यू हो गई 1, 1 + 1 = 1, 9, 1 + 1 = 4, 9, एक बार फिर से 0 प्रिंट होगा, ओ प्रिंट होगा। जे की वैल्यू अब हो गई है 2, ये हो गया हमारा 1 + 1 = 2, यस, प्रिंट हुआ प्लस। जे की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 < 5, यस, कंट्रोल अंदर आता है, ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। और 3 + 1 = 4, यस, एक बार फिर हमारा प्लस प्रिंट होगा। नेक्स्ट इटरेशन, जे की वैल्यू हो जाती है 4, 4 < 5, यस, तब ये हमारा फॉल्स होगा क्योंकि आई की वैल्यू है 1, 1 + 1 = 4, 9, और 4 + 1 = 4, 9, तो कंट्रोल आता है हमारा एल्स पार्ट में और प्रिंट होगा हमारा ओ। और इसी के साथ नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू 5 होगी, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन होगा नहीं क्योंकि इसको 4 तक ही चलना था। अंदर का लूप एक बार फिर खत्म, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो गई, पिछली बार क्या थी 1, अब हो गई 2। जे फिर से शुरू होगा 0 1 2 3 4। मैंने 2 बार इस लूप को आपको समझाया है। अब आगे के 2 इटरेशंस, 2 कंप्लीट इटरेशंस, आई की वैल्यू जब होगी 2 तो जे चलेगा 5 टाइम्स, और उसके बाद आई की वैल्यू जब हो जाएगी 3 तो जे चलेगा वंस अगेन 5 टाइम्स, 0 से 4 तक। और क्या आउटपुट होगा तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको अवश्य करें और आंसर मैं आप बता रहा हूं, आंसर इसका ये होगा। ओके, तो आप इसको जरूर करें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर आई इन रेंज 1 to 16, स्टेप 1 की होगी बाय डिफॉल्ट। इफ आई mod 3 = 0, प्रिंट आई। अब इसको वाइल में कन्वर्ट कर देंगे, आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, इनिशियलाइज करेंगे आप i = 1, यहां पे लिखेंगे वाइल i < 16 मीन्स 15 तक चलेगा ये, और अंदर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिख देंगे एज इट इज, और उसके बाद नीचे इसी लेवल पे, सेम लेवल पे i को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में छोटे छोटे से कई सारे पार्ट्स हैं, अच्छा है, कंसेप्ट बिल्टअप करने के लिए ये चीज अच्छी है। तो इनमें हमको निकालना आउटपुट, और ये हमारे सब क्वेश्चन हैं ABCD EF GH I, और आगे भी हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो A काउंट की वैल्यू 0 है, वाइल काउंट इज < 10, ठीक, 0 से लेके 9 तक चलेगा, 10 बार चलेगा, और ये जो है
हेलो 10 टाइम्स एक के नीचे एक प्रिंट होगा क्योंकि हर बार काउंट एक से इंक्रीमेंट हो रहा है. सो काउंट विल बी 0, देन इट विल इंक्रीमेंट बाय 1, इट विल बिकम 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार ये हमारा हेलो प्रिंट होगा. बी में चलते हैं. एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0 है. 10 इज ग्रेटर देन 0. यस, 10 इज ग्रेटर देन 0. 0 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ एक्स और वाई की वैल्यू. इसके बाद एक्स हो गया 10 से 9 और वाई हो गया 0 से 1. नेक्स्ट इटरेशन, 9 इज ग्रेटर देन 1. यस, तो 9 1 प्रिंट हुए, एक्स बन गया इसके बाद 8, वाई हो गया 2. नेक्स्ट इटरेशन, 8 इज ग्रेटर देन 2. यस, 8 और 2 प्रिंट होंगे नेक्स्ट लाइन पे. इसके बाद x हो जाएगा 7, y हो जाएगा 3. 7 इज ग्रेटर देन 3. यस, 7 और 3 प्रिंट होंगे और इसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी 6, y की वैल्यू हो जाएगी 3 से 4. तो 6 इज ग्रेटर देन 4. यस, तो 6 और 4 प्रिंट होंगे, x डिक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा और y इंक्रीमेंट होके 4 से हो जाएगा 5. दोनों हो जाएंगे 5, कंट्रोल जाएगा वापस. 5 इज ग्रेटर देन 5. नो, लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और जितना मैंने बताया है यही एक के नीचे एक आंसर आएगा जो कि 10 0 9 1 8 2 लाइक दिस. चलते हैं सी पार्ट में. कीप गोइंग नाम के इस वेरिएबल की वैल्यू है ट्रू. एक्स की वैल्यू है 100 वाइल कीप गोइंग. गुड, वाइल कीप गोइंग. अब वाइल के बाद हमेशा यहां पे कोई ना कोई एक कंडीशन लिखी होती है और उस कंडीशन का आंसर क्या होता है? आंसर होता है ट्रू या फॉल्स. तो जब उस कंडीशन का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा या फिर ब्लॉक को स्किप कर जाएगा बाहर. लेकिन यहां पे कोई कंडीशन की जगह पहले से ही ट्रू लिखा हुआ है, मींस कीप गोइंग की वैल्यू ट्रू है तो लिखा हुआ है वाइल ट्रू, तो कोई चिंता नहीं है, कंट्रोल तो अंदर आएगा ही आएगा. प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू विच इज 100 और एक्स की वैल्यू होगी 10 से डिक्रीमेंट, एक्स हो जाएगा 90. क्या x अभी 50 से छोटा है? नो, x हमारा 50 से छोटा नहीं है क्योंकि x है 90. इस कंडीशन का आंसर है नो, कंट्रोल जाएगा अगले इटरेशन पे. अभी भी कीप गोइंग की वैल्यू ट्रू है और x की वैल्यू 90 हमारी प्रिंट होती है. इसके बाद x हो गया 80. अभी भी 80 50 से अधिक है तो ये आंसर नो चलता रहेगा, फॉल्स पे चलता रहेगा. और नेक्स्ट इटरेशन कीप गोइंग अभी भी ट्रू है, प्रिंट होता है 80. इसके बाद x हो गया 70, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. फिर 70 प्रिंट हुआ, x हो गया 60, कंडीशन अभी भी फॉल्स है. नेक्स्ट इटरेशन प्रिंट हो गया 60, x हो गया 50 और 50 इज लेस देन 50. नो, नेक्स्ट इटरेशन 50 प्रिंट होता है, x की वैल्यू हो जाती है 40, 40 इज लेस देन 50. यस, अब कंट्रोल इफ के ब्लॉक के अंदर आएगा और कीप गोइंग की वैल्यू को कर देगा फॉल्स और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन जाएगा, कीप गोइंग की वैल्यू हो गई फॉल्स, यहां पे लिख गया वाइल फॉल्स. लूप हमारा फॉल्स होने पर टर्मिनेट हो जाएगा. डी में आते हैं. एक्स की वैल्यू है 45 वाइल एक्स लेस देन 50. यस, ठीक है, एक्स 50 से कम है, प्रिंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू विच इज 45. लेकिन यहाँ पे तीसरा पार्ट वाइल लूप का विच इज अपडेशन वो मिसिंग है. तो ये लूप हमारा नेवर एंडिंग लूप की कैटेगरी में जा रहा है जिसको हम इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं. तो ये यहाँ पर अपडेशन मिसिंग है तो ये इनफाइनाइट लूप है. बस इसका आंसर आप यही लिखेंगे अगर लिखना हुआ तो. ये दिस इज इनफाइनाइट लूप. रीजन लिखना चाहे एक लाइन का लिख सकते हैं, बिकॉज द वाइल लूप द काउंटर वेरिएबल इज नॉट बीइंग अपडेटेड. ये में आते हैं. यहाँ पर एक लिस्ट है. पाइथन के रिवीजन टूर 2 में मैं लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा. चूंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है फॉर लूप के साथ है तो इसको भी देख लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा इन ऑपरेटर का लिस्ट में. इसके पहले हम लोग ने क्या किया था, फॉर एक्स इन रेंज फंक्शन को ही पढ़ते आ रहे थे. अब हम पढ़ेंगे फॉर एक्स इन दिस लिस्ट. अब देखें यहाँ पे इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर बता रहा है कि एक्स की वैल्यू इन दिस लिस्ट. इसका मतलब है कि x की पहली वैल्यू होगी 1, x की दूसरी वैल्यू होगी 2, x की तीसरी वैल्यू होगी 3, फिर ये और फिर ये 5. तो एक एक करके x सारी लिस्ट की वैल्यूज को विजिट करेगा और उसके बाद एक एक करके ये 1 2 3 4 एक के नीचे एक 5 तक प्रिंट करेगा. सिंपल.
एफ में आते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट अंदर की तरफ इंडेंट होना चाहिए था, इस स्लाइड में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। एक्स इन रेंज 5, वंस अगेन 0 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा स्टेप 1 के, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी 1 बाय 1 0 1 2 3 एंड 4 एक के नीचे एक। जी में आते हैं, फॉर पी इन रेंज 1 to 10 स्टेप होगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 पी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट्स ऑल, इतना एक के नीचे एक प्रिंट होगा। एच में आते हैं, क्यू इन रेंज 100 से लेके 50 तक चलेगा, -10 के स्टेप है मतलब 100, इसके बाद 90 80 70 60। अब चूंकि ये लूप उल्टा चल रहा है ना, तो 50 से एक कम नहीं बल्कि 50 से एक अधिक पे ये लूप रुकेगा, तो 50 से एक अधिक क्या होता है 51, लेकिन चूंकि 51 होना नहीं है, 60 के बाद सीधे 50 होना है, तो 60 पर ये लूप हमारा रुक जाएगा। प्रिंट होगा 100 90 80 70 60 दैट्स ऑल। पार्ट आई, फॉर जे इन रेंज -500 से 500 स्टेप है 100। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। -500 से हम इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे 100 का, कब तक 500 से एक कम तक, मतलब 499। अब 499 तो होगा नहीं, 400 के बाद ये सीधे 500 होगा, तो 400 विल बी द लास्ट वैल्यू जहां पे ये लूप चलेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, -500 उसके नीचे, क्योंकि z की वैल्यू है ना -500, तो उसके नीचे प्रिंट होगा -400 -300 -200 -100, उसके बाद हो जाएगा 0 0 के बाद 100 200 300 400, इतना ये एक के नीचे एक प्रिंट करेगा, इसके बाद ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, आई के बाद जे पे चलते हैं। जे भी लगभग वैसे ही है, 500 से लेके 100 तक चलेगा और इसमें इंक्रीमेंट कर रहा है ये 100 का, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है, तो 500 से 600 700 800 होने की कोशिश करेगा, ये एरर देगा क्योंकि लूप कभी टर्मिनेट नहीं होगा इस हालत में, सो दिस विल गोइंग टू गिव यू एरर। हाँ, यदि ये माइनस होता तो फिर 500 400 300 200 प्रिंट होते हैं हमारे, स्टार 500 उसके नीचे वाली लाइन पे स्टार, 400 उसके नीचे वाली लाइन पे स्टार, 300 लाइक दैट। चलते हैं के में, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 5 है, फॉर आई इन रेंज एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी आई की, और यहां पे दिया हुआ है 10 - 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 0 से लेकर 9 टाइम्स चलेगा, और स्टेप होगी बाय डिफॉल्ट 1, प्रिंट होगा परसेंटेज के साथ आई की वैल्यू, यहाँ पे अपर केस आई हो गया, कोई बात नहीं, लोअर केस ही आई होगा, तो सिंपल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आउटपुट होगा परसेंटेज 0, नेक्स्ट लाइन पे परसेंटेज 1 परसेंटेज 2 परसेंटेज 3 4 परसेंटेज 5 लाइक दैट, अप टू लास्ट आउटपुट हमारा आएगा लास्ट लाइन पे परसेंटेज 9। चले आगे, के बाद एल पे आते हैं, फॉर एक्स इन 1 2 3, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 2 एंड 3, फॉर वाई इन 4 5 6, ठीक कोई बात नहीं, प्रिंट एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4, अब अंदर का लूप पूरा चलेगा 4 5 6, एक्स की वैल्यू अभी 1 की 1 ही रहेगी, दूसरे इटरेशन पे वाई की वैल्यू होती है 5, एक्स की वैल्यू अभी भी 1 है, तो नेक्स्ट लाइन पे होगा 1 5, नेक्स्ट इटरेशन वाई की वैल्यू हो गई 6, एक्स अभी भी 1 है, तो नेक्स्ट लाइन पे होगा 1 6, तो फर्स्ट थ्री लाइन क्या हुआ 1 4 1 5 1 6, इसके बाद ये अंदर का लूप हो गया खत्म टर्मिनेट, एक्स हो गया 1 से 2, वाई फिर से शुरू करेगा 4 5 6, इसका मतलब है 2 4 2 5 2 6, अंदर का लूप खत्म होगा, एक्स अब हो जाएगा 3, और वाई फिर से शुरू करेगा 4 5 6 3 3 4 3 5 3 6। एम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं वंस अगेन, ये आपके लिए, ये आप अभी इसको सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी पकड़ में चीजें कितनी आई, और एन भी दे दें आपको। चलिए, तो एम और एन आप करें और अपने आप को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 36, इन द नेस्टेड लूप फॉर द कोड अबव इन द क्वेश्चन नंबर 35, द प्रीवियस क्वेश्चन जो कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 32 में सॉल्व किया था, हाउ मेनी टाइम्स इज द कंडीशन ऑफ द इफ क्लॉज विल बी इवेल्युएटेड। बोलता है इसमें कि ये जो इफ क्लॉज वाली कंडीशन है ये कितनी बार इवेल्युएट होगी। भाई जितनी बार हमारा प्लस आया है आउटपुट में उतनी बार इवेल्युएट होगी, तो वहां पे आप इसका आंसर देख के समझ सकते हैं।
कि कितना बार ये होगा। आप चाहें तो खुद भी करके इसको देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट द कंट्रोल फ्लो ग्राफ शोन। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल का डायग्राम दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली ए बी सी में से कौन सा प्रोग्राम है जो इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहा है। तो पहले फ्लो चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। कंट्रोल आ रहा है, कंडीशन के ट्रू होने पर कंट्रोल नीचे आता है और यूजर से इनपुट को मांगता है। यदि यूजर ने n की वैल्यू a1 एंटर की है तब ये लूप कंटिन्यू होगा और उसके बाद कंट्रोल फिर आएगा ट्रू में और फिर यूजर से इनपुट मांगेगा। और यदि यूजर ने n की वैल्यू a1 नहीं एंटर की है, फॉल्स हो जाता है, तो n की वैल्यू चेक होगी क्या a2 है, और यदि a2 भी नहीं होती है n की वैल्यू तो फॉल्स में प्रिंट होता है व्हाट और कंट्रोल चला जाता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। और यदि n की वैल्यू a2 होती है तब ये कंट्रोल नीचे आएगा और ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट एवर करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा यदि एंड की तरफ ले जाएगा ए में। अब यहाँ पे वाइल ट्रू हुआ, ठीक, कंट्रोल अंदर आता है और आपसे इनपुट मांगता है n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू a1 होती है तो लूप कंटिन्यू होता है, मीन्स ट्रू होने पे कंटिन्यू होगा। यहां पर भी ट्रू होने पे कंटिन्यू हो रहा है लूप, ठीक। और यदि n की वैल्यू a1 नहीं है, फॉल्स होने पर एलिफ n की वैल्यू क्या a2 है, यदि a2 है ट्रू, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। यस, यहां पर भी हो रहा है और ब्रेक होने के बाद कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और बाहर हो जाने के पर हमको मिलेगा एल्स। अब इसको देखते हैं। और यदि a2 n की वैल्यू a2 नहीं होती है तो प्रिंट व्हाट होगा, मींस इफ नहीं चला, एलिफ नहीं चला तो एल्स चलेगा, प्रिंट होगा व्हाट और कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ये बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यहां पर आ रही है जब ये ब्रेक होता है ना लूप, यदि फॉर लूप हो या फिर वाइल लूप हो, यदि वो ब्रेक हुआ तो वो चला जाएगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन की कैटेगरी में और उस केस में एल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट जो है वो वाइल के लेवल पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वाइल के ब्लॉक से बाहर ही है और ये एल्स स्टेटमेंट चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि मैंने आपको फॉर लूप में समझाया था। लेकिन कब, जब हमारा ये वाइल लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है पूरा चलने के बाद। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है तो ए हमारा सही नहीं है। बी में क्या होता है, इनपुट ली गई है वैल्यू, ठीक, ली गई, a1 कंटिन्यू, a2 ब्रेक, सही है, एल्स प्रिंट व्हाट, और ब्रेक होने के बाद कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तब इसको हमको थोड़ा सा वाइल के नीचे लाना पड़ेगा। अब ये सही है और ऐसी हालत में बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जब लूप हमारा ब्रेक होगा तो कंट्रोल हमारा ब्लॉक के बाहर आएगा और प्रिंट एवर प्रिंट कर देगा। सी में व्हाट और एवर दोनों ब्रेक होने के बाद हो रहे हैं प्रिंट, जो कि गलत है। सो द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम, इज बी। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन होगा पाइथन रिवीजन टू 1 का। तो फाइंड द एरर, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहां पे एंटर द वैल्यू है, कोई एरर नहीं इस लाइन में। वाइल ए नॉट इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल सही है। कंट्रोल अंदर अगर आता है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ए की वैल्यू इनपुट की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिंट स्टेटमेंट वाइल के बाहर लिखा हुआ है तो ये भी सिंटैक्टिकली सही है। तो गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है कि काउंट जो है हमारा ये डिक्लेयर नहीं है और डिफाइन नहीं है, मींस ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया गया या डिफाइन नहीं किया गया है। यदि हम इसको काउंट और उसकी वैल्यू 0 या कोई भी इनिशियल वैल्यू दे देंगे, अब ये सही है, ठीक। और इसके साथ पाइथन रिवीजन टू 1 हमारा समाप्त होता है और हम लोग अब मिलते हैं पाइथन रिवीजन टू 2 में। पाइथन रिवीजन टू 2 में हम लोग कवर करेंगे स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आउटपुट के पर्पज से, लिस्ट, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, टपल और डिक्शनरीज, ये चारों को हम कवर करेंगे अच्छे ढंग से। रिवीजन टू 2 के बाद जो भी चीजें छूटी रहेंगी, छोटे मोटे टॉपिक्स, उनको भी मैं कवर करूंगा आपके लिए। ओके, तो मिलते हैं पाइथन रिवीजन टू 2 में। ये आप वीडियो क्लासेस आपके काम आ रही हैं तो अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि ये सब सच है तो फिर इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो क्लासेस मैंने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि कम से कम समय में
पूरा सिलेबस अच्छे ढंग से रिवाइज करना चाहते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहते हैं बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी जो कि पाइथन पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनको भी ज़रूर आप शेयर करिए, क्योंकि उनका सिलेबस भी अब ख़त्म हो रहा होगा और उनको भी आवश्यकता है रिवीजन की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।